नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये भारत की सियासत के संस्कार ही हैं कि यहां ना तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, ना ही दुश्मन। ताजा उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी बीएसपी की दोस्ती को ही देख लीजिए। गेस्ट हाउस कांड जैसी तमाम बातों को भुलाकर सबसे ऊपर रखा मायावती ने इस गठबंधन को। अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव के रिजल्ट, वोट ट्रांसफर की ताकत और दोनों दलों की समझ को सामने रखते हुए मायावती ने कहा कि यह गठबंधन कई लोगों की नींद उड़ा देगा, क्योंकि यह गठबंधन केवल 2019 तक नहीं 2022 तक जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए, फिर इस गठबंधन के गणित को, आगे की राह को समझने की कोशिश करेंगे। आतिशबाजी, ढोल नगाड़े और नारेबाजी के बीच एक दूसरे का मुंह मीठा कराती लाल नीली टोपी वालों की ये वो टोली है जो सपा बसपा की सियासी जोड़ी का जश्न मना रही। 2019 की बिसात पर बीती ताही बिसार कर सपा बसपा ने गठबंधन पर मुहर लगा दी। 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। जय भीम, जय भारत और जय समाजवाद के पोस्टर लगे समागम में सपा बसपा ने ऐलान कर दिया कि सालों पुराने 36 के आंकड़े को भुलाकर 2019 में वो 38 सीटों पर लड़ेंगे। 2 सीट सहयोगी दलों को दी जाएंगी। वैसे तो कांग्रेस पर करारे प्रहार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बहन जी ने, लेकिन कांग्रेस के लिए गिफ्ट ये कि रायबरेली अमेठी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा सपा बसपा का गठबंधन। कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर नहीं होता है। से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। मौके की नजाकत और वक्त की जरूरत ने जज्बातों का ऐसा जोड़ा बनाया कि दोनों दल इस गठबंधन के दूर जाने तक की बात कह रहे हैं, लेकिन दशकों की दुश्मनी के दोस्ती में बदल जाने को बीजेपी दिखावा बता रही है, स्वार्थ की सियासत बता रही है। मित्रों, ये गठबंधन वास्तव में इस देश में अराजकता पैदा करने, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने, राजनीतिक अव्यवस्था को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का गठबंधन है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने। बहरहाल सियासी योग और समय का संयोग तो देखिए, करीब 25 साल बाद समय एक बार फिर खुद को दोहराता दिख रहा है।
एक समय मुलायम सिंह और काशीराम ने दोस्ती गढ़कर जीत के झंडे गाड़े थे। अब मायावती और अखिलेश यादव के इस गठजोड़ की परीक्षा होनी है। सवाल यह है कि 2019 में कितना दम दिखा पाएगा ये गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रदेश में एक नया गठबंधन। इससे पहले काशी मुलायम साथ आए थे। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश ने 2 अच्छे लड़कों की दोस्ती देखी और अब बुआ भतीजा एक मंच पर फिर से एक गठबंधन। 38 सीटों की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़े उससे पहले हमारा आज का जो सवाल है दर्शकों के लिए, वो सवाल हम आपको बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन देश प्रदेश की राजनीति में नई इबारत लिखेगा? साफ साफ ये सवाल। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, राजनीति की दृष्टि से सबसे अहम प्रदेश, खासकर केंद्र में अगर सत्ता बनानी हो तो उत्तर प्रदेश बहुत ही अहमियत रखता है। तो एसपी बीएसपी गठबंधन क्या प्रदेश और देश की राजनीति में नई इबारत लिखेगा? यही हमारा आज का सवाल है, जिस पर आपको अपनी राय हम तक भेजनी है। @महाबहस पर आप ट्वीट कीजिए अपनी राय, अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। हमारा बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अवधेश वर्मा दलित चिंतक हैं। इंद्रपाल सिंह राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी के पास सबसे पहले। अमिताभ जी, गठबंधन, जिस गठबंधन का इंतजार हो रहा था, आज औपचारिक ऐलान हो गया। ऐतिहासिक है, 25 साल बाद दोनों पार्टियां एक साथ आई हैं। 36 का आंकड़ा भुलाकर 38 की बात तय हो गई है। क्या वाकई यहां से बहुत कुछ बदलने वाला है? देखिए, बहुत कितना बदलेगा नहीं बदलेगा, मैं सोचता हूं इस पर कोई संख्यात्मक टिप्पणी करने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये जनता का विशेषाधिकार है। जनादेश का इंतजार सबसे बेहतर चीज होती है। हां, लेकिन हम लोग जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनकी समीक्षा करते रहने चाहिए। 2-3 मामलों में यह गठबंधन, बसपा ने अभी तक जितने भी अलायंसेस किए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उनसे अलग है। एक पत्रकार के रूप में मुझे सारे अलायंसेस खुद देखने का, कवर करने का अवसर मिला। मैंने काशीराम मुलायम सिंह जी का अलायंस देखा, मैंने नरसिंह राव और काशीराम जी का अलायंस देखा, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी और काशीराम जी के साथ का दोस्ताना देखा, और अब मैं देख रहा हूं अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन। ये पूर्व के 3 राजनीतिक प्रयोग जो थे, इनमें और इस बार में कुछ बुनियादी अंतर है। इसलिए मैं कहता हूं ये गठबंधन थोड़ा अलग है, थोड़ा विशिष्ट है। 93 में जब गठबंधन हुआ काशीराम और मुलायम सिंह जी का, तो काशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने बराबर बराबर सीटें नहीं लड़ी। सपा ने बसपा से 2 सीटें, 3 गुनी सीटें लड़ी थी। यही स्थिति हुई जब नरसिंह राव के समय में बसपा और कांग्रेस का अलायंस हुआ, तब भी असमान था अलायंस। और वही स्थिति हुई जब चुनाव के बाद आलोक अवस्थी जी की पार्टी के साथ काशीराम जी का गठबंधन हुआ। वो भी मामला आसमान था, क्योंकि शायद 66 सीटें थी बसपा के पास, 176 भाजपा के पास थी एमएलए, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं। अब की स्थिति ऐसी नहीं। अब की तराजू कांटा नाप के 38, मासा रत्ती तोला पाई बराबर। एक झंडा बराबर, डंडा बराबर, फोटो बराबर, होर्डिंग में गुलदस्ता बराबर, बस इतना था। मायावती जी को जो गुलदस्ता दिया गया, अखिलेश जी ने दिया, उसमें वो लाल रैपर था, स्वाभाविक है, उनकी पार्टी का लाल रंग है। और बहन जी ने जो दिया उसमें नीला था, स्वाभाविक है, उनको नीला रंग उनकी पार्टी का प्रतीक रंग है। लेकिन गुलदस्ता के साइज बराबर था। इस नाते मैं कहता हूं ये थोड़ा अलग हटके है गठबंधन। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश के सामाजिक संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है।
ये गठबंधन लगभग 75% आबादी वाले मैदान में राजनीतिक प्रयोग करने की कोशिश करेगा, जिसमें दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मुसलमान, मैं खासतौर पर मुसलमान, जिनका एक साइजेबल नंबर है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैदान बड़ा है। उसमें से कितना प्रतिशत गठबंधन के पास आएगा देखना होगा, लेकिन मैदान बड़ा है। 75% का मैदान बड़ा मैदान होता है, बहुत बड़ा मैदान होता है। और एक बात और मैं रेखांकित करूंगा, 2012 का विधानसभा, 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा उत्तर प्रदेश, किसी भी दौर में गठबंधन के साझे वोट का प्रतिशत 40 से नीचे नहीं गया। 2017 में भी सपा और बसपा का ज्वाइंट वोट 44.8 समथिंग है, लगभग 45%। एक साइजेबल शेयर है, बड़ा शेयर है। और इसके प्रतिस्पर्धा में या इसके समानांतर सामाजिक समीकरणों में गठबंधन भारी है। प्रधानमंत्री कौन, इस मसले पर एनडीए को बढ़त है। मोदी के विकल्प में कौन, यह मसला भाजपा को बढ़त देता है। स्वाभाविक है, क्योंकि वैसा आइकॉनिक फेस दूसरे किसी दल के पास अभी नहीं है। और लेकिन हां, सामाजिक समीकरण इस गठबंधन के पक्ष में है। 75% आबादी का मैदान, मैं फिर कहूं, बड़ा मैदान होता है। और इस बड़े मैदान की थोड़ी सी झलक 4-5 उपचुनावों में आई उत्तर प्रदेश में, कि जब बड़ा मैदान होता है तो आपके पास लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता के सिद्धांत के तहत भी आपकी संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। 75 में नंबर पाना हो तो सरल है, ज्यादा नंबर पाना। 25 में पाना हो तो 100% परफॉर्मेंस हो तो भी 25% आता है। यह एक बड़ा अंतर रहेगा जो मुझे लगता है। आलोक अवस्थी जी, आपसे बात शुरू करूंगा। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है देश के लिए, और इस बात से भारतीय जनता पार्टी भी इनकार नहीं कर सकती कि एक महत्वपूर्ण गठबंधन है ये 19 के संदर्भ में। इसलिए भी महत्वपूर्ण नहीं कि केवल सपा बसपा के नाम से महत्वपूर्ण हो जाए, इसलिए भी महत्वपूर्ण चूंकि देश के सबसे बड़े राज्य का गठबंधन है। इसलिए ये बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के गठबंधनों से बड़ा गठबंधन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौती, क्योंकि सामाजिक समीकरण जो दिख रहे हैं उसमें गठबंधन का पड़ला भारी है। और यह केवल सैद्धांतिक बात नहीं, इसके पीछे 5 उपचुनावों के परिणाम भी नत्थी हैं। आलोक जी। अमिताभ जी, मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि ये महागठबंधन की बात हो रही थी, इसमें महा शब्द कहाँ चला गया। आज इस गठबंधन में कांग्रेस कहाँ खड़ी है और कहाँ पे लोकदल खड़ा है, जो कि इनके पीछे चलता था। मैं देखता था सारे प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के आते थे और लोकदल के आते थे, वो समाजवादी पार्टी की ही बात करते थे। लेकिन आज क्या धोखा दिया है उन दोनों पार्टियों को सामने। लोकदल के लिए 2 छोड़ी, अभी मना कर, मैंने कोई लोकदल के लिए नहीं छोड़ी है। वो दो छोड़ी है, वो आपको मालूम है, निषाद पार्टी है और एक उसमें और है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये देश का चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव नहीं हो रहा है और गली कूचे का विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। देश का नेता कौन होगा ये जनता तय करेगी, और जनता के सामने एक देश का नेता सामने खड़ा है, वह है नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार और एक जो है देश का नाम ऊंचा करने वाला, गरीबों के लिए लड़ने वाला। अब ये देखना होगा कि कौन नेता उसमें प्रधानमंत्री दूसरा बनने जा रहा है। गठबंधन तो आज जरूर बना जोर शोर से, और ये बात सही है कि दोनों विपरीत विचारधारा के दल जो एक दूसरे को पहले बहुत कोसते थे, बहुत सारा इतिहास लिखा गया है इनके बारे में, लेकिन आज जो है वो मजबूरी है, क्योंकि दोनों के अस्तित्व पे चुनौती आ गई है। पिछली बार मायावती जी का खाता नहीं खुला, समाजवादी पार्टी मात्र परिवार के 5 व्यक्ति जीत पाए थे। तो अब जब ये पोजीशन आ गई तो इन पार्टियों पर कुछ बचा नहीं था। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि देश के चौकीदार का हाथ
अब जो है चोरों की गर्दन में पहुंचने लगा है। तो क्या होगा, सब में हाय तौबा मची हुई है कि भाई कैसे बचाओ कैसे बचाओ कैसे बचाओ। तो इकट्ठे हो जाओ तो हमारा वो क्या है कि हम मोदी को हराएंगे। अरे भाई मोदी को हराओगे, देश को क्या दोगे, देश को क्या देने वाले हो, देश के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, आपका क्या प्लान है, आपका कौन लीडर है जो देश को लीड करेगा, कोई स्पष्ट नहीं है। तो देश की जनता इस गठबंधन को भी मत नहीं देगी। ठीक है, लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं उसमें, अमिताभ जी, जो शख्स मैंने देखा दोनों पार्टियों ने दूसरे को खूब धोखा दिया है, और जो शख्स अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ वो आज चुनावी बुआ का हो गया है, और चुनाव के बाद देखिएगा मायावती पछताएंगी उनको देख करके कि जिसने घर में धोखा दिया वो उनको भी धोखा देगा। ठीक है, गठबंधन पर मेरी एक दृष्टि हमेशा समान रही, इसलिए मैं आलोक जी की उस बात का प्रतिवाद करूंगा, बाकी बातों पर जवाब अनुराग दे। गठबंधन को कभी अपवित्र मत कहिए, ये ऐसा नपना है जिसमें सब नप जाओगे। जब लोग कहते हैं ये राजनीतिक अवसरवादिता है, तो मैं पूछता हूं सियासी दल क्या धार्मिक कार्यों के लिए बने, कुंभ के लिए? अरे राजनीति करेंगे ना। एक ईसाई संगठन से कांग्रेस गठबंधन कर ले पूर्वोत्तर में, तब बेमेल नहीं। आप पीडीपी से गठबंधन कर लो, बेमेल नहीं। बंसीलाल भाजपा का गठबंधन हो जाए, बेमेल नहीं। इसलिए मेल बेमेल के चक्कर में नहीं पड़ो, सारे गठबंधन एक ही तराजू पर तौलो, वो ज्यादा ठीक। अनुराग, आलोक अवस्थी ने यानी भाजपा ने कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि गठबंधन जमीन पर असर नहीं दिखा पाएगा। मोदी के मुकाबले कौन? भाजपा का कोर इशू ये है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, उनकी मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है, हम समझ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। होता है जब आदमी हार के कगार पे होता है तो घबराहट तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात कहते ये कि हमने देश के लिए क्या किया तो अच्छा लगता है सुनने में। आप 5 साल के बाद भाषण भी दे रहे हो तो विपक्ष की कमजोरियां गिना रहे हो। 5 साल बाद जब हम भाषण देंगे हम सरकार में, तो हम अपनी कामयाबी गिनाते हैं, हमने क्या काम किया है। मोदी जी गिनाते कि उन्होंने क्या किया बेरोजगारों के लिए, गिनाते महंगाई कितनी कम की, गिनाते किसानों के लिए क्या किया, गिनाते महिलाओं के लिए क्या किया। अच्छा लगता है सुनने में, राष्ट्र को अच्छा लगता है, क्योंकि राष्ट्र का संबोधन कर रहे हो आप तो ऐसा संबोधन करो जैसे किसी से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो। ये अभी कह रहे थे चचा पिताजी की बात कर, मैं अभी अगर पर्सनल बात बोल दूंगा मोदी जी की तो अभी उठ के भागने लगोगे। कितना बड़ा धोखा दिया है वो। इसलिए हम पर्सनल बात नहीं करते, हम समाजवादी लोग सम्मान की बात करते हैं, राष्ट्र की मामला है, व्यक्तिगत मामला नहीं है कि देश चलाने की बात हो रही है। ये तू मैं वाली बात नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, तू मैं नहीं हो रही है। ये राष्ट्र की बात है। जब राष्ट्र की बात होती है तो आपको राष्ट्र के साथ उठ के खड़ा होना होता है, क्योंकि राष्ट्र के लिए क्या होने वाला है। आखिर किसकी बात करो आप? देश कहां पहुंच रहा है? देश जा रहा है मंगल ग्रह पहुंचना चाहता है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, लेकिन लेके कहां जाते हो? गाय गोबर में। आप स्कूलों में गाय बंधवा रहे हो। आप किस जमाने की बात करना चाहते हो? आप देश को आगे ले जाना है कि देश को पीछे ले जाना है? आप बताइए। मैं आपसे अमिताभ जी पूछना चाहता हूं, देश की हालत आज की डेट में क्या है ये बता दें। देश किस पोजीशन पे खड़ा है बता दें। बार बार बात करते हैं पोजीशन की। मैं बताता हूं आप देश कितना पीछे ले गए। 50 साल पीछे लेके चले गए देश को, गाय गोबर में जाके डुबो दिया। हम लोग गांव से निकल के आए हैं, गांव से निकलने के बाद मेहनत करके उन्नति करके पढ़ लिख के यहां तक पहुंचे कि हम देश को, अपने गांव को वापस कुछ दे पाए, और गांव के बच्चों को भी हम इसी तरह बनाए, डॉक्टर इंजीनियर जैसे हम बने। लेकिन आप क्या करना चाहते हो? गांव के बच्चों को आप चाहते हो वो गाय पालें, वो भैंस पालें, बकरियां पालें, जाके स्कूलों में गाय भैंस बांध दो। स्कूलों में पढ़ेगा कौन? माने आप देश को मंगल ग्रह ले जाने की जगह आप ले जाना चाहते हो पाताल लोक में, और 24 घंटा आपके भाषण यही होते हैं। आपके भाषण इसके अलावा आगे निकलते ही नहीं है। आप एक बार भी नहीं बोलते हो कि हमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें कैसे रोड्स बनानी है, हमें कैसे स्कूल कॉलेज को और आगे बढ़ाना है, कैसे इसको मॉडिफाई करना है, कैसे हम विदेश की और टेक्नोलॉजी लाएं जैसे हमारे बच्चे और आगे बढ़े। लेकिन आप 24 घंटे बाद क्या करोगे? एक मिनट भाई, इसमें भी मेरा थोड़ा सा मतभिन्नता है। भाजपा वाले बोलते तो भी मैं इस कान से सुनता हूं और इससे निकाल देता हूं, और आप बोल रहे तो भी इस कान से सुन के उससे निकाल देता हूं। इन आंकड़ों से, इनसे उनसे कितने मीटर सड़क बनी, कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितने शौचालय बने, कितना क्या हुआ, कहां बिजली लगी, कहां एलईडी लगी, ये सब अखबार टीवी के लिए अच्छे आंकड़े हैं। वोट तो कई कारणों पर टिकता है आकर। और सबसे बड़ी बात मैं तो जानता हूं, कहता भी हूं राजनीतिक मित्रों से
तरक्की वो है जो आदमी को खुद महसूस हो, जो बोल के बतानी पड़े वो तरक्की नहीं। बिल्कुल, मेरा पेट भरा, ये बात मुझे अच्छा दूसरा बताएगा। अमिताभ जी, तरक्की मुझे खुद महसूस नहीं पता होती कि मेरा जब पेट भरा खाली है। अमिताभ जी, अच्छा अमिताभ जी भाई, अच्छा अमिताभ जी, आपको अच्छा नहीं लगता जब एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो, दिल्ली से 5 घंटे पहुंच जाते हैं, आपको तरक्की का एहसास नहीं होता? क्या एहसास नहीं होता जब मेट्रो में बैठ के आप अच्छा वहां लगता है, पे अच्छा स्टेशन से लेके सीधे आप मुंशी पुलिया उतर जाओगे? क्या एहसास नहीं होगा? नहीं, अच्छा लगेगा ना। तो उसी अच्छा लगने की मैं बात कर रहा हूं। क्या अच्छा नहीं लगता? क्या अच्छा नहीं लगता जब यहां पे अभी इंटरनेशनल मैच हुआ, लोगों ने आगे पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मैच देखा? कभी सपने में सोच सकते थे? तो हम उसकी बात करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। आज की किसकी बात करेंगे? थोड़ा खाटी मसलों पर हो जाए, सीबीआई का मसले मिसयूज करेंगे, ये बंद कमरे में होते हैं चर्चा में, आरबीआई गवर्नर का मिसयूज करेंगे, ये संवैधानिक संस्थाओं को भाई, बर्बाद करने की बात करेंगे। अपने फायदे के लिए इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। ये वो लोग हैं रात के 25 साल बाद उत्तर प्रदेश में उपयोग हुआ। हाँ अमिताभ जी, पीढ़ी बदल गई, वोटर की भी पीढ़ी बदल गई, नेताओं की भी पीढ़ी बदल गई। उस समय के सारे रिटायर हो गए। बिल्कुल। काशीराम जी इस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह जी उतने सक्रिय नहीं राजनीति में, कलराज मिश्रा जी वानप्रस्थ में है, ओम प्रकाश जी का हमको पता नहीं वो कहां है, कल्याण सिंह जी राजनीति से अलग हैं, गवर्नर हैं। उस समय के सारे प्लेयर बदल गए। क्या 25 साल बाद समय का पहिया फिर घूमा है और उसी बिंदु पर आकर टिका है। आप कैसे देखते हैं इसका जो राजनीतिक प्रभाव है गठबंधन का, वो कैसे देखते हैं? एक और भारतीय जनता पार्टी की जो यूएसपी है कि भाई आप, हमारे पास मोदी है, आपके पास क्या? इस सवाल पर इस गठबंधन को आप कैसे आंकते हैं? देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत सही सवाल किया। पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले सवाल पे आपके चलूंगा। 1991 में जब उपचुनाव इटावा से मान्यवर काशीराम जीते, इसके बाद उनका एक इंटरव्यू आया और इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि अगर मुलायम सिंह हमारे साथ आ जाए तो सभी पार्टियों को हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से सफाया कर देंगे। और उस इंटरव्यू को पढ़ के माननीय मुलायम सिंह मान्यवर काशीराम साहब के घर पे, वहां पे दिल्ली में गए मिलने। मान्यवर काशीराम ने चूंकि अपने इंटरव्यू में उनकी बात इसलिए कही थी क्योंकि मान्यवर काशीराम 85-15 की बात करते थे और उनको ये लगा कि ये जो है हमारे जो उद्देश्य है उससे मेल खाता है। उस समय मान्यवर काशीराम साहब ने मुलायम सिंह साहब से कहा कि भाई पहले आप अपनी एक पार्टी बनाओ, इसके बाद देखते हैं। और आज देखिए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बहन मायावती जी ने जो आज गठबंधन किया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसका एक अच्छा परिदृश्य आएगा। और सामाजिक दृष्टिकोण भी, जो भी आपने कहा, मैं दोपहर में आपकी संपादकीय सुन रहा था, आपने अपनी संपादकीय में पूरा निचोड़ रख दिया था कि ये पूरा 74, ये 85 की बजाय 75-80% लोगों को गवर्न कर रहा है। ये SC-BC माइनॉरिटी जो मिलेगा, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। पहले रुक जाइए, आप रुक जाइए, अभी मैं पूरी बात जब हमारी हो जाए तो आप बोलिएगा। और दूसरी चीज एक चीज आप समझिए, इन्होंने कहा कि इनके पास मोदी है। मैं अमिताभ जी आपको बताना चाहूंगा, 1977 में चुनाव में कोई चेहरा नहीं था। कितना बड़ा बदलाव हुआ। बीपी सिंह साहब जब देश के प्रधानमंत्री बने, वो चेहरा नहीं थे, बीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री बने। और एक बात आप समझिए, देश की जब जनता किसी को बदलाव चाहती है तो जनता बदलाव के समय हमेशा ये बात केवल अपने दिमाग में रखती है कि इनको बदलो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो जनता बदलाव के मूड में है। तो इस समय मोदी इनके पास हो, योगी इनके साथ हो, 2-4 नेता और इनके साथ, ये जनता के दिमाग में नहीं आने वाला। और आने वाले समय जब 85% जनता का इम्तिहान अभी शुरू होगा। अभी उसमें 70 एक दिन है, 70-75-80 दिन है, अभी वो वक्त भी आएगा। थोड़ा धैर्य धरो, थोड़ा धैर्य धरो। वो एक कहावत थी ना कि राजा साहब बाल कटा रहे थे, बोले कितने बाल काटने वाले ने कहा थोड़ा धीरे रखो, ये नीचे आते। ठीक बात। इंद्रपाल जी, आज अनुराग रुको भाई, अभी नहीं, हमारे साथ आरएलडी के नेता इंद्रपाल सिंह हैं। इंद्रपाल जी, आपकी पार्टी को लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं। भाजपा ने भी सवाल उठाया कि भाई इस ट्रेन में आपको चढ़ने का मौका नहीं मिला, भाजपा कह रही। हालांकि 4 सीटें हैं जिसमें 2 आइडेंटिफाइड हैं, एक सोनिया जी की, एक राहुल जी की, 2 सीटें और हैं खाली अभी। मैं कह रहा हूं वो आरएलडी की हो सकती है। बीजेपी वाले करें नहीं, आरएलडी को नहीं मिलेंगे, आरएलडी भी बाहर रहेगा। स्थिति क्या है, थोड़ा तस्वीर साफ करिए इंद्रपाल जी।
देखिए, अभी सपा बसपा ने अपनी गठबंधन की बात की है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी महागठबंधन की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चुनाव है ये देश का चुनाव है, ना कि प्रदेश का। और प्रदेश में जो चुनाव होगा वो सभी के सहयोग से और सभी एक दल एकजुट हों, इसी शैली पर हमारे नेता की सोच रही है। उन्होंने इस गठबंधन के लिए पहल की है, सभी लोगों से बातचीत की है और ये कहा कि महागठबंधन बनना चाहिए। अभी जल्दबाजी है, हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो, मगर देश के जो मुद्दे हैं वो आज मुद्दे देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उसमें किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और छोटे व्यापारियों का मुद्दा। अभी गठबंधन की आज घोषणा हो किसान गई, तबाह है, सीटों की घोषणा हो गई, अभी भी आप आज प्रदेश की राजनीति पकड़ लेंगे। प्रदेश की राजनीति से, अरे आपके तो बहुत पुराना परिवार है चौधरी अजीत सिंह जी का, प्रदेश की उनके राजनीति पिताजी देश के से प्रधानमंत्री रहे, किसान पुत्र रहे, उनकी क्या इज्जत रखी है आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने? पहले मेरी आप बताइए ना, पहले मेरी आज आपको बोलने से कौन रोक रहा है? अपनी तरफ लेने अभी अरे इंद्रपाल जी बोला था आज कौन रोक रहा है आपको बोलने से? देखिए, आज भी आप जो है पिछवाड़े की धूल बनना चाहते हो, उनका दरवाजे की धूल बनना चाहते हो। सुनो, आलोक जी, आप पहले सुनो, राजनीति में जब बिखर गया नहीं, राजनीति में सुनो, ये यार भाई रुको, राजनीति में अभी गठबंधन, अगर ये जी इंद्रपाल जी आप कहिए। राजनीति में गठबंधन, अभी उनका सपा बसपा का गठबंधन हुआ है। उन्होंने एक पत्रकार ने पूछा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पूछा अखिलेश जी से कि रालोद का क्या, तो समय पर सब क्लियर हो जाएगा। अभी अखिलेश का ये जवाब था, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब था कि क्या लोकदल की क्या सीट रहेंगी, क्या होगा, गड़बड़ व्याख्या कर रहे हो। वो कह रहे हैं अभी ट्रेन ने स्टेशन नहीं छोड़ा है, अभी ट्रेन ने स्टेशन नहीं छोड़ा है। मुगालते में तो हम नहीं कह सकता, लेकिन हमको तो तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है। अच्छा, आप अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं अजीत सिंह को? ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा करें। अजीत सिंह जी हमारा चुनाव लड़ चुके हैं, गठबंधन में कहां है? सरकार में हमने कहा कि जो है वो हमसे अपना दल भी आपको घर आता रहता है, शिवसेना भी आपको घर आती है, शिवसेना भी आपको उठा पटक करने की बात कर रही है। अरे तुम्हारा खाता नहीं खुलेगा, परेशान ना हो। 5 सीटें पाए थे पिछले चुनाव में, टीडीपी निकल गई। अपना गठबंधन तो देखो, अपना गठबंधन संभाल नहीं पा रहे हो, गठबंधन की चिंता कर रहे हो। अभी तो दिल्ली गए हो, लखनऊ अभी तक छोड़ दिया, अभी तो इलेक्शन होना कहा है, लखनऊ छोड़ रहे हो। क्या बोल रहे हो? खड़ा हुआ चलता नहीं है, भूल गए। सबकी आवाज म्यूट करिए, ब्रेक पर जाना है। धन्यवाद। सबकी आवाज कम। और उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन ने शक्ल अख्तियार कर लिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ एक मंच पर, बुआ भतीजे एक साथ एक मंच पर। अमिताभ जी, कहां तो दावा हो रहा था कि इस मंच पर कांग्रेस भी, हालांकि बहुत पहले ही एमपी और छत्तीसगढ़ इलेक्शन के दौरान ही वो साथ छूटता नजर आया, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा कि 2 सीट छोड़ा उन्होंने, उसके लिए शुक्रिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। देखिए, अगर एक सामान्य फॉर्मूला हम देखें तो पहले राउंड में विनिंग सीट, जो जीती हुई सीट हैं, वही काउंट होती हैं। और कांग्रेस ने भी कभी नहीं कहा कि हम अलायंस का हिस्सा हैं, और अलायंस के दोनों पार्टनर्स ने भी कभी नहीं कहा कि कांग्रेस हमारा पार्ट है। इसलिए जो गांधी पट्टी की 2 सीटें थीं, अमेठी और रायबरेली, वो छोड़ दी, मुझे लगता है। एक सवाल था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आलोक जी ने चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति जो ममत्व दिखाया है, अतिशय स्नेह भाव, आलोक जी, अब आप इस उम्मीद में तो नहीं है कहीं कि चौधरी साहब का हैंडपंप इधर लग जाएगा? अमिताभ जी, ये राजनीति है, लोकतंत्र है, कौन किसके साथ रहेगा क्या नहीं रहेगा ये चुनाव तक तय होता रहता है। मैं तो अभी आपके विषय पे ही रहता हूं, जो आज आपने सब्जेक्ट लिया है बहुत अच्छा लिया है गठबंधन का। इसमें एक चीज़ आपको देखनी होगी अमिताभ जी, थोड़ा मैं पास्ट में ले जाऊंगा। 2007 में और 2012 में 2 सरकारें आई थी।
जी, एक के नेता मायावती जी थी और एक के नेता अखिलेश यादव थे। दोनों ही ने एक दूसरे को जेल में भेजने की बात कही थी और दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के और अपराध के आरोप लगाए थे। लेकिन सत्ता में आने में दोनों ने क्या किया, दोनों ने ही एक दूसरे को बचाया। कैसा करो, तुम भी बारी बारी से लूट लो, हम भी बारी बारी से लूट लेंगे। उसके बाद नतीजा देखिए कि मायावती जी का खाता नहीं खुला, यूपी में हाशिए पर चली गई। अखिलेश यादव बिल्कुल हाशिए पर चले गए, खुद उनकी खाता नहीं खुल पाया, क्योंकि जनता से झूठ बोलना, झूठे वादे कर करके इस तरीके की स्थिति पैदा कर देना और बेवकूफ बनाने का नतीजा साफ साफ देखा है। और सियासत में कुर्सी के लिए बेटा बाप को भूल सकता है, मेरा साफ साफ कहना है। गेस्ट हाउस कांड क्या चीज है? तो सपा बसपा में पहले तो 36 का आंकड़ा हुआ करता था, आज 38 का आंकड़ा हो गया है। अमिताभ जी, मायावती जी का एक नारा मुझे याद आ रहा है, जब कहती थी कि चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। आज उल्टा हो गया इस बात का। हमें ताज्जुब है कि आदमी अपनी नियत से कैसे बदल जाता है। अब यह हो गया कि गुंडे चढ़ जाएंगे हाथी पर और गोली मारेंगे छाती पर। तो साफ साफ जनता देख रही है कि हम किसको नेता चुनने जा रहे हैं अपना। ठीक ठीक ठीक। अनुराग भदौरिया, कुछ पुराने उदाहरण देके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखी। 2007 का बीएसपी का रिजीम और 2012 का समाजवादी पार्टी का रिजीम, कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, इनको शायद पता नहीं है, ये तो पुरानी बातों करने के आदी है। मैं इनसे कहता हूँ, देश बदल रहा है, देश की सोच बदल रही है। आप नहीं बदल रहे हो और आपका चश्मा नहीं बदल रहा है, तो इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। आप अभी पुराना चश्मा लगाए घूम रहे हो तो आपको सब कुछ पुराने जैसा दिख रहा है। कभी नए चश्मे से देखो तो आपको देश चश्मा नया है आलोक जी का, कैसे आगे बढ़ रहा है वो आप उसको बढ़ता देखना नहीं चाहते। नहीं है, वो चश्मा ब्रांडेड लोग है ना, तो नया चश्मा दिल्ली से खरीद लिया होगा, लेकिन जनता को नजर जो देखने चाहिए, जो जिसको जनता को देखना है। इनके तो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, ठोको मंत्र, जिसको पाओ उसको ठोको। जनता पुलिस को ठोके, पुलिस जनता को ठोके। आप ठोको मंत्र आपने चालू कर दिया है। आपके लोग वहां पे मार काट, यहाँ सिपाही को मारे डाल रहे हैं, दिन दहाड़े मारे डाल रहे हैं। बजरंग दल के आदमी ने एक इंस्पेक्टर को मार डाला, मुख्यमंत्री उसमें संवेदना व्यक्त नहीं कर पाए। ये तो सरकार इन्होंने बना रखी है। ये सरकार है जो महिलाओं को लाठियों से सर फोड़ रही हो, जो सरकार उन्नति की बात नहीं कर रही हो। प्रधानमंत्री वहां पे जब भाषण दें तो देश के बारे में बात नहीं करें, अपोजिशन की बात करें, वहां गठबंधन की बात करें। जो आदमी गठबंधन अपोजिशन की बात करता है, समझो कितना घबराया और परेशान है। हम इनके गठबंधन की बात रोकेंगे। अनुराग कोई काम नहीं किया, इसलिए हम इनके गठबंधन से भी नहीं डरते, इनके फर्जी झूठे वादों से भी नहीं डरते, इनके जुमले से भी नहीं डरते। अपराधियों की पैरवी करने वाली सरकार, आतंकवादियों को केस वापस करने वाली सरकार आज कह रही है अरे क्या गुंडों को साथी में रख के बैठाएंगे, अपराधियों को घर में छुपाते हो, जेल में डालेंगे, फर्जी इनकाउंटर करते हो, कहां छुपा रखा है? बीजेपी के कार्यकर्ता कहां बड़ा सवाल खड़ा होता है, कहां छुपा रखे हो? क्या जेल भेजते उनको, छुपा रहे उनको। हाँ, जो वर्कर हैं, जो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनकी केमिस्ट्री चुनाव में बचे 70-75 दिनों के भीतर आपस में जेल कर जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है जो अलग अलग क्वार्टर से अलग अलग ढंग से उठ रहा है। देखिए अमिताभ जी, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि जो आपने कहा कि जनता के बीच में केमिस्ट्री, एक आप छोटा उदाहरण देना चाहूंगा कि जो कल मीडिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मीडिया का निमंत्रण पत्र था, आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने उसको अपना आइकॉन बना लिया। केवल मीडिया के निमंत्रण पत्र की बौछार हो गई है पूरे सोशल मीडिया पर, इतना लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों लोग आ गए। और एक चीज अमिताभ जी, एक चीज आपको बताऊं, जहां तक केमिस्ट्री की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कैराना का चुनाव हुआ, फूलपुर का चुनाव हुआ, गोरखपुर का चुनाव हुआ, तो आप एक पूरी तरीके से देखिए वहां केमिस्ट्री कितनी अच्छी थी। केवल संदेश गया, बहन मायावती जी और माननीय अखिलेश जी एक मंच पर नहीं आए थे, उनका संदेश गया और जनता के बीच में ऐसी केमिस्ट्री आई कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सशक्त होनी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। तो ये केमिस्ट्री पूरी तरीके से, आपको मैं बता दूं, नेता हमारे एक मंच पर बाद में आए। अवधेश जी, एक प्रश्न है मेरा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आपकी, आप जरूर जो है चुनावी बबुए को रखिए साथ में। अरे भाई, ये मुलायम सिंह जी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है स्टेट गेस्ट हाउस कांड का, क्या वो वापस लेने का वादा हो गया है क्या? आलोक जी, मुलायम सिंह जी के खिलाफ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में आज भी वो मुलजिम है। उस केस का क्या मायावती जी ने कह दिया कि हमने उनको माफ कर दिया और केस वापस ले रहे हैं?
अच्छे पद के जो अवधेश जी मेरा एक जवाब दे दीजिए। आप तो दलित चिंतक भी है और मायावती जी के समर्थक भी है। आलोक जी तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी का मुकदमा वापस ले लिया क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा अपनी ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है आलोक जी रुकना होगा। ठीक है अवधेश रुकना होगा। मैं इंद्रपाल सिंह से एक सवाल लूंगा। आलोक जी बस उतना ही समय। अनुराग रुकना होगा मित्र, रुकना होगा। अवधेश 2 दिन में आपने सबड़ों के लिए बिल पास कर दिया, पदों ने बिल क्यों नहीं पास किया? आलोक बस्ती नो अवधेश रुकना होगा भाई, ऐसे नहीं भाई, सबकी आवाज बंद करिए। केवल इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, रालोद के गठबंधन में शामिल होने की कितनी संभावना बची है? संभावना बची है या नहीं, और बची है तो कितनी? देखिए, भाजपा कह रही है चौधरी साहब इधर भी आ सकते हैं, दरवाजा खुला है। अभी इतनी जल्दी क्यास लगाना नो बिल्कुल कहीं से कहीं लो कुछ नहीं। भाजपा से कोई सवाल पैदा नहीं। हमारे नेता की साफ बात है कि भाजपा में नहीं जाएंगे, और हमारे नेता का ये कहना है कि भाजपा को हटाना है तो सब लोग दल मिलकर, सारे दल मिलकर उसी महागठबंधन के तहत इसे हटाएं, और सब कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब कहने का सहयोग करने का प्रयास करें, चाहे वो सीटों का मामला हो, चाहे वो किसी भी। हमारे नेता की सोच साफ है कि भाजपा धूल लेकर चरणों में लगाओ, भाजपा को हटाने के लिए। बात सुन करके जी अच्छा चलिए, जनता क्या कह रही जरा वो भी सुन ले। मैंने क्या बताइए जनता क्या कह रही, हम लोगों ने क्या कहा, प्रदेश ने सुना, देश ने सुना, नेता क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही जरा वो भी सुन लें। बिल्कुल। और आज हमने सवाल किया था दर्शकों से कि क्या बसपा और सपा का गठबंधन देश प्रदेश की राजनीति में नई इबारत लिखने वाला है। इस सवाल पर हमें भरपूर वोट मिले हैं। जो परिणाम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शकों के सामने, 68% लोग मानते हैं कि हाँ, एक बदलाव, एक नई इबारत देखने को मिलेगी। 30% लोग ऐसा नहीं मानते हैं, 2% कोई राय नहीं बना पाए हैं। यानी कि अमिताभ जी, 68% लोगों को लगता है कि हाँ, ये गठबंधन कोई परिणाम जरूर दिखाने वाला है, बदलाव का परिणाम दिखाने वाला है। जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान एक गठबंधन बना था नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का, तो असर देखने को मिला था। शायद यहां और जिस तरह के उपचुनाव में देखने को मिले वैसा मिल सकता है। देखिए, मैं कभी भी जनता की सामूहिक राय के विरुद्ध गया ही नहीं अपने जीवन में, 30 साल में कभी भी। जो जनता ने कहा मैंने उसी को सच माना, उसी को ब्रह्म वाक्य माना, उसी को वेद का वाक्य माना। हमसे आपसे कई हजार गुना ज्यादा समझदार है इस मुल्क का आम आदमी, इस प्रदेश का आम आदमी। वो धोती भले ही फटी पहनता हो, पांव में चप्पल ना हो, लेकिन उसके पास समझ है। इसलिए ये जो जनादेश आया, एक ये पॉलिटिक्स का रियलिटी चेक था, इसको भी जहन में रखना होगा। 2-3 छोटी छोटी बातें मैं जरूर कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहूंगा, आपके पास मजबूत नेतृत्व है, आपके पास नरेंद्र मोदी हैं, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी बढ़त है। लेकिन सामाजिक समीकरणों को भी नकार नहीं सकते आप इस देश में ना। सामाजिक समीकरणों की महत्ता को भी खारिज नहीं किया जा सकता। 3 टिप्पणियां भाजपा के संज्ञान में लाऊंगा, आलोक अवस्थी भी सुने और अपनी पार्टी को भी बताएं। आपके 3 सहयोगी दल एनडीए के, चिराग पासवान अपना दल की अनुप्रिया मंत्री हैं केंद्र में, और राज्य में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष हैं। तीनों ने इस गठबंधन पर एक सी टिप्पणी की। तीनों ने कहा मजबूत गठबंधन है, भाजपा को चिंतन करना चाहिए, एनडीए को चिंतन करना चाहिए। वो सेकेंडरी फ्रेजेस हैं, लेकिन फर्स्ट फ्रेज अनुप्रिया का, चिराग पासवान का, ओम प्रकाश राजभर का एक ही सा है, मजबूत गठबंधन है। यह चिंतन भाजपा को करना चाहिए, देखना चाहिए। और अभी तमाम पिछले 1-1.5 दशक के चुनावों को उठा के देख लीजिए, उनको खंगाल डालिए,
सामाजिक समीकरणों का जितना प्रभाव चुनाव पर मैंने देखा उतना बाकी किसी और एक कारण का नहीं देखा। हां, ये ठीक है, पर्सनालिटी का एक बोनस मिलता है, ये बात मैंने कल भी कही थी, आइकॉनिक फिगर का एक बोनस मिलता है, लेकिन सामाजिक समीकरण भी नकारे नहीं जा सकते। उनका जब सम्मेलन होता है और वो ठीक ठाक फिट हो जाए तो परिणाम आता है। एक उदाहरण देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से और अनुप्रिया पटेल की पार्टी से भाजपा का गठबंधन उसी सामाजिक समीकरण के लिए ही था और उस गठबंधन ने परिणाम भी दिया। विधानसभा के चुनाव में परिणाम आया। वो दल कितना जीते अलग बात है, उनके कहीं 1000 वोट, कहीं 1500 वोट, कहीं 2000 वोट जहां आपको ट्रांसफर हुआ तो आप भी बहुत सारी सीटें जीत जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और सपा बसपा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं मानता हूं, जो उसकी यूएसपी है, वो दो चीजें हैं। एक, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सियासी दौर में दोनों का वोट, जब से दोनों बने हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियां बहुत पुरानी पार्टियां नहीं हैं, 40 से नीचे नहीं गया, एक तथ्य। और दूसरा तथ्य, बसपा के पास वोट ट्रांसफर कराने की अतिरिक्त क्षमता है। इस बात से बीएसपी के विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते। नहीं, अगर वोट ट्रांसफर कराने की ताकत किसी में है तो सबसे ज्यादा है बीएसपी की। बाकी सब दलों में थोड़ी थोड़ी है, एक एक्सटेंट तक है, ये सर्वाधिक क्षमता बीएसपी में। इन दो कारणों से गठबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। 2017 के चुनाव में भी इसके पास 44.8 के आसपास का वोट था। मैं तो इतनी बात कहूंगा, चुनाव जितना कांटे का हो जनता के लिए उतना अच्छा होता है। कम से कम जनता जनार्दन की पूंछ तो बढ़ती है। लहर के चुनाव में जनता की उतनी पूंछ नहीं होती जितनी कांटे के चुनाव में होती है। इसलिए मैं जनता की दृष्टि से मानता हूं अच्छा प्रयोग है। ऐसा प्रयोग राजनीति में होते रहना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी खास मेहमानों का महाबहस में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।